Hello students, welcome to class 10th, and as you know that we are continuing our chapter number first, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए बेटा इसको कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है उदारवादियों की क्रांति। तो आपको जैसा कि पता है बच्चों कि उदारवादी कौन थे, जो कि समाज में शीघ्र परिवर्तन चाहते थे और जिनका ये मानना था कि समाज में जो है सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी को सम्मान मिले। साथ में वो उनकी क्या विचारधारा थी कि जो देश है वो जो है वहाँ पर गणतंत्र होना चाहिए, यानी कि लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। राजतंत्र के वो विरोधी थे। तो चलिए इनकी क्रांति के विषय में हम पढ़ते हैं। देखिए अभी हमने पिछले कुछ वीडियो में हमने यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा था। इससे क्या हुआ, यूनान को जब स्वतंत्रता हासिल हुई तो वहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का जो है पतन हो गया और पतन होने के बाद वहाँ पर जो है लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो उससे क्या हुआ कि यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी तक जिन राष्ट्रों में अभी तक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, यानी कि जो देश अभी स्वतंत्र नहीं हुए थे, जहाँ पर अभी भी राजतंत्र चल रहा था, तो जैसे कि जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, जैसे ऑस्ट्रो हंगरियन है, ये ऐसे जो साम्राज्य थे यहाँ पर जो उदारवादी मध्य वर्ग से संबंध रखने वाले जो स्त्री और पुरुष थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उनकी क्या मांग थी कि उन्हें हर प्रकार के जो है समान अधिकार, स्त्री पुरुषों को समान अधिकार मिले और जो है वो भी क्या चाहते थे, अपने राष्ट्र का जो एकीकरण चाहते थे और साथ में जो है राष्ट्र में लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। तो इसके आगे देखिए, संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग ने जन्म दिया। यानी कि जो ये स्त्री और पुरुष थे, यानी जो देश के नागरिक थे, वो संविधान की मांग कर रहे थे कि जो देखिए किसी भी राष्ट्र को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो कुछ नियम कानून होने चाहिए, और ये नियम कानून हमें कहाँ मिलते हैं, संविधान में मिलते हैं। तो ये चाहते थे कि संविधान बनाया जाए और संविधान के अनुसार राष्ट्र को चलाया जाए, और इन्होंने मांग की कि हमारे राष्ट्र का एकीकरण हो, यानी कि संविधान की मांग के साथ राष्ट्रीय एकीकरण की मांग ने है जो जन्म लिया। तो देखिए लोगों ने संविधान की मांग की, जिसके कारण क्या हुआ, राष्ट्रीय एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो गई। इसके बाद हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो देखिए 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी जो पहल थी वो राजशाही और फौज की ताकत ने मिल कर के दबा दी। देखिए क्योंकि आपको पहले पता है कि वहाँ पर क्या था, राजतंत्र था, यानी राजाओं का शासन था। तो वो नहीं चाहते थे कि देश में जो है उदारवादी विचारधारा के कारण यहाँ पर लोकतंत्र आए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी फ़ौज की ताकतों के माध्यम से और अपनी ताकतों की वजह से इन्होंने उदारवादियों की ये जो राष्ट्र निर्माण की जो नीति थी इसको दबा दिया। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। तो देखिए प्रशा ने ये भार उठाया। प्रशा जो कि जिसने कि जर्मनी के एकीकरण की पहल की, तो उस समय प्रशा का जो मुख्यमंत्री था वो ओटोमन बिस्मार्क था, और यही कौन थे, ये जनक भी थे, जर्मनी के एकीकरण के जनक भी माने जाते हैं ये। तो देखिए प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया उसने पूरी की। और इस तरह से जो है जीत हासिल करने के बाद जब सारी ताकतें उसके हाथ में आई तो उसने जर्मनी का एकीकरण कर दिया। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया, क्योंकि इसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी जर्मनी के एकीकरण में। इस वजह से जो है
इस शासक को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद देखिए, अभी हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा था, अब देखिए अब इटली का एकीकरण हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली जो था, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय देखिए, आज अगर हम वर्तमान के समय में अगर इटली का मानचित्र देखें और उस समय का मानचित्र देखें जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था, तो इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो देखिए, केवल एक सर्डिनिया पिडमांड में एक इतालवी जो राजघराने का शासन था, केवल एक ही जो है, सिर्फ एक इटली का जो राजघराना था इतालवी जिसको कहा गया था, उसमें उसका जो शासन था सिर्फ सर्डिनिया पिडमांड में, मतलब केवल ये हिस्सा ऐसा था जहाँ पर जो है इतालवी राजघराने का शासन था। बाकी हर जगह जो जो इटली के जो अलग अलग हिस्से थे वो सभी वहाँ पर जो है अलग अलग शासकों का जो शासन था। तो इटली एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हम 3 लोगों की जो है लोगों पर विचार करेंगे, जो मतलब जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी इटली के एकीकरण में। तो देखिए, इनमें सबसे प्रथम जो नाम आता है वो आता है ज्यूसेppe मैज़्ज़नी, और जो दूसरा है वो है कावूर का, और तीसरा नाम आता है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी का। तो सबसे पहले हम ज्यूसेppe मैज़्ज़नी पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ज्यूसेppe मैज़्ज़नी कौन थे? ये रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख थे, यंग इंडिया के संस्थापक भी थे। इन्होंने यंग इंडिया की स्थापना की थी, और इनका क्या लक्ष्य था कि शिक्षा के माध्यम से इटली का एकीकरण किया जाए, यानी कि लोगों को शिक्षित किया जाए और इनको एकीकरण का महत्व समझाया जाए, जिससे मतलब राष्ट्र का एकीकरण में जो है सहयोग मिलेगा या मतलब आसानी रहेगी। लेकिन क्या हुआ, 1831 में 31 और 1848 में जो है क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के ज़रिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जो जिम्मेदारी सर्डिनिया और पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। यानी कि जो ये जिम्मेदारी थी ज्यूसेppe मैज़्ज़नी के कंधों पर, ये क्या हुआ, जो है क्रांतिकारी विद्रोह के कारण या क्रांति जो इन्होंने जो क्रांति की थी उसमें असफलता के कारण ये जो जिम्मेदारी है अब यहाँ के जो सर्डिनिया पिडमांट के जो शासक थे विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। तो देखिए, इसके बाद अब जो सर्डिनिया के जो शासक थे विक्टर इमैनुएल द्वितीय, इसके जो मंत्री प्रमुख थे कावूर, जिनका नाम था कावूर। यहाँ पे ब गलती से लिखा गया, कावूर नाम है। तो देखिए, उन्होंने ये जिम्मेदारी इनके ऊपर डाली। तो इन्होंने देखिए, ये ना तो कोई क्रांतिकारी थे और ना ही जो है जनतंत्र यानी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले थे। फिर भी इन्होंने जो है इस एकीकरण की प्रक्रिया में सहयोग और नेतृत्व किया, यानी कि ये भी चाहते थे कि मतलब ये जो है इटली का एकीकरण हो जाए, और इन्होंने अपनी जो है तहे दिल से इस चीज़ में जो है इन्होंने प्रयास भी किया था। तो देखिए, अपने चतुर कूटनीति से इन्होंने फ्रांस और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने जीत हासिल की। ये देखिए, तो ये जो है कावूर के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। तो देखिए, ये कौन थे? हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से जाने जाते थे। जो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी थे ये हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से जाने जाते थे। 1807 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में जो है प्रवेश कर गए, और जो स्थानीय किसान थे उनका भी उन्हें समर्थन प्राप्त हो गया, यानी कि ये आसपास के जो क्षेत्रों के जो किसान थे उनका समर्थन हासिल करने में जो है सक्षम हो पाए। स्पेनिश शासकों के युद्ध में बड़ा योगदान जो है इन्होंने दिया था। इनके समर्थकों ने इस युद्ध में काफ़ी जो अपना योगदान दिया था। इन्हीं तीनों की वजह से, कौन तीनों थे? ये जो अभी हमने बात की थी, ज्यूसेppe मैज़्ज़नी, कावूर और ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, इन तीनों की जो वजह से क्या है इटली का एकीकरण हो पाया। और जो विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकरण की जो जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो मतलब उन्होंने वो पूरी की, और
जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय था उनको जो है यहाँ का राजा घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये जो है इनका व्यवहार कैसा था, ये बहुत ही दयालु थे और जो है सर्डिनिया के भी राजा रह चुके थे। इस वजह से जो सारा जो राजपाट का जो कार्यभार है वो इनके कंधों पर आ गया, इनको यहाँ का शासक मान लिया गया। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का एकीकरण। तो देखिए ब्रिटेन यानी ब्रितानी का एकीकरण। तो देखिए उस समय मतलब ब्रिटेन का नाम जो था ब्रितानी के नाम से जाना जाता था। तो देखिए ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज़, वेल्श, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारे समाज या उनके जो है नृजातीय कहलाते थे। मतलब कि ये बहुत सारे जो ये लगा लीजिए जो कई मतलब समाज में बटे हुए थे वहाँ के लोग, जैसे अंग्रेज़ी, वेल्श और स्कॉट या आयरिश जैसे ये सभी जो हैं ये लोग वहाँ पर रहते थे, मतलब अलग अलग समूहों के लोग। तो औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, मतलब जो आर्थिक शक्ति के रूप में वो ज़्यादा मतलब बढ़ गया था, उसकी आर्थिक शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन से, यानी इन दोनों के बीच में एक जो है एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से, इन समझौते की वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ दोनों ही देशों के बीच में। और कुछ साल के बाद इसके अंदर जो है जो आयरलैंड है उसको भी जोड़ दिया गया। तो ब्रिटेन का जो है एक नया राष्ट्र, ब्रिटेन जो है एक नए राष्ट्र के रूप में इसका निर्माण हुआ। और ये देखिए किस किस के रूप में, जैसे ये देखिए आगे आप इंग्लैंड में किसको जोड़ा गया था, अभी मैंने बताया आपको, स्कॉटलैंड को, और साथ में आयरलैंड, ये मिला करके क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम बन गया ये पूरा। तो देखिए जब यूनाइटेड किंगडम का जो निर्माण हुआ तो सबसे पहला काम क्या हुआ, सबसे पहला काम किया गया कि वहाँ उस देश के लिए जो है राष्ट्रगान लिखा गया। साथ में जो है अंग्रेज़ी को वहाँ की मुख्य भाषा मान लिया गया, घोषित कर दिया गया, और ब्रिटेन का जो ध्वज है वो भी बनाया गया। तो देखिए ये था आपका सारा ब्रिटेन के एकीकरण के विषय में। इसके बाद देखिए हम करेंगे राष्ट्रीय एकीकरण में दृश्य कल्पना। तो देखिए राष्ट्र के एकीकरण में दृश्य कल्पना, देखिए ये जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें रूपक। तो रूपक शब्द से क्या अभिप्राय है, देखिए जब किसी अमूर्त विचार, अमूर्त मतलब कोई ऐसा विचार जिसको, मतलब अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई जिसकी कोई रूपरेखा ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा विचार जिसका मतलब, अभी जैसे मान लीजिए कोई ऐसा विचार आ जाए जिसका कोई मतलब सिर पैर ना हो, अमूर्त हो, मतलब जिसके बारे में अभी लोगों ने सोचना नहीं शुरू किया है, इस तरह का। तो देखिए जब किसी अमूर्त विचार, जैसे कि स्वतंत्रता का विचार है, मुक्ति का विचार है, तो इसको क्या हुआ, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के ज़रिए इंकित किया जाए तो इसे रूपक की शुरुआत कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब हमारा देश भारत गुलाम था तो हमारे देश में जो बहुत सारे ऐसे जो मतलब लोगों के अंदर क्या भावना है कि हम अपने देश को आज़ाद करवाएंगे, और अपने देश की जो देश प्रेम की भक्ति को दर्शाने के लिए देखिए उन्होंने अभी जैसे जो झंडा अभी बना है हमारा, जैसे अभी हमारा जो तिरंगा झंडा है, उस समय की बात कर रही हूँ मैं, जब तक ये तिरंगा झंडा इसका निर्माण नहीं हुआ था, इसका कोई डिज़ाइन तैयार नहीं हुआ था, तो उस समय जो है आज़ादी का प्रतीक किसी चीज़ को माना, जैसे मान लीजिए केसरिए रंग के कपड़े को हम झंडा मान लेते थे उस समय। तो ऐसे रूपक जो मतलब किसी चीज़ के ज़रिए जो है क्या होता था, स्वतंत्रता या मतलब अपनी देशभक्ति की भावना को दर्शाने के लिए हम क्या करते थे, किन्हीं चीज़ों को रूपक मान लेते थे, यानी उसका मतलब ये आज़ादी का रूप है या ये मतलब आज़ादी का प्रतीक है, इस तरह से। तो देखिए 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास और मजबूत बनाने के लिए किया गया था। तो इन रूपकों का प्रयोग क्यों किया जाता था, ताकि देश में देशवासियों के अंदर जो है राष्ट्रवादी भावना को भरा जाए और उसे काफ़ी हद तक मजबूत बनाया जाए। तो ये रूपक जो थे ये राष्ट्रवादी भावना को और भी ज़्यादा भड़काने में या और भी ज़्यादा इस भावना को मजबूत करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। इसके बाद देखिए राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो देखिए ये राष्ट्रवाद आपने कर ही लिया है, राष्ट्रवाद क्या होता है।
ठीक है ना, जो अपने देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना होती है, इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद से लेकर के साम्राज्यवाद के विषय में अब हम करेंगे। देखिए 19वीं शताब्दी तक जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, अब वह साम्राज्यवाद में बदलने लगी। राष्ट्रवाद मतलब देखिए सभी देशों में अपने देश के प्रति, सभी लोगों में, सभी देशों के जो लोग थे उनमें क्या था, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना थी। उन्होंने अपने राष्ट्र को आज़ाद करवाया, उनका एकीकरण करवाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो है उन्हीं देशों में क्या है, साम्राज्यवादी भावनाएं जो हैं वो बढ़ने लगी। तो देखिए साम्राज्यवाद का यहाँ पर क्या जो परिभाषा देखिए, जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है और आर्मी या अन्य संसाधनों का प्रयोग करके किसी मतलब देश के दूसरे हिस्से को अपने में शामिल कर लेता है या उस पर अधिकार जमाने का प्रयास करता है, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। या अपने साम्राज्य का विस्तार करता है तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। देखिए 1871 के बाद जो यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव या जो तनाव का जो स्रोत था वो बाल्कन क्षेत्र बना। यानी कि यूरोप में जो बाल्कन क्षेत्र है वो राष्ट्रवादी तनाव का कारण बना। कैसे? इस क्षेत्र में जो है भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। मतलब इसमें बहुत सारी जो जनजाति या दूसरी जैसे कई समाज के जो लोग थे वो इसमें रहते थे। जैसे रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बेनिया है, यूनान है, जो क्रोएशिया है, ब्रोस्त्रिया है, हर्जे गोविना है, जैसे स्लोवेनिया है, सर्बिया है, ये सारे जो हैं ये इनमें शामिल थे। तो देखिए बाल्कन क्षेत्र में जो रोमानी राष्ट्रवाद के जो विचार थे वो फैलाने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी जो है विस्फोटक हो गई। यानी कि देखिए बाल्कन क्षेत्र में क्या हुआ, रोमानी राष्ट्रवाद का विचार फैलने लगा। यानी कि रोमानी, मैं आपको बता रही थी, पहले हमने बताया भी था आपको, रोमानी राष्ट्रवाद विचारधारा कैसी थी, जो मतलब अपनी कविताओं या अपने लेखों के माध्यम से या अपनी कला के माध्यम से जो क्षेत्र में राष्ट्रवाद की विचारधारा को जो फैलाते हैं। इसके कारण क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य का जो है विघटन होने लगा और स्थिति थी जो वो काफ़ी विस्फोटक हो गई। और उस समय जितनी भी बड़ी शक्तियाँ थी, जैसे कि जर्मनी थी, ब्रिटेन था, रूस, ये सारी शक्तियाँ हैं, ये क्या चाहती थी, ये इस क्षेत्र पर अधिकार चाहती थी। तो बाल्कन क्षेत्र के जो है अपने बाल्कन क्षेत्र को ये सभी शक्तियाँ थी, जो जर्मनी थी, ब्रिटेन थी, रूस था, तो ये सभी जो देश थे इस क्षेत्र को अपने जो साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे। और इसके लिए जो है अनेक युद्ध किए गए और उन युद्धों का नतीजा क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो था, ये जो साम्राज्यवाद के कारण ही, साम्राज्यवादी जो भावना थी इसके कारण ही जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिससे राष्ट्रवाद की जो भावना थी पूरे विश्व में जो है फैल गई। तो देखिए ये सारा टॉपिक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज ये हमारा जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और आशा करती हूँ कि आपको ये सारा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।